नमस्ते साथियों, आइए देखते हैं आज हम 10th क्लास का जीव विज्ञान का चैप्टर पहला पाठ है। सबसे पहले ये पाठ हम देखते हैं जैव प्रक्रम क्या है। इस पाठ में देखा जाए जैव प्रक्रम, हालांकि मैंने इसका मैंने लिख दिया है परिभाषा, यानी वे सभी प्रक्रम जिसके सम्मिलित रूप से जीवों का अनुरक्षण का कार्य करते हैं उन्हें जैव प्रक्रम कहते हैं। यानी जैव प्रक्रम क्या है, जब जीव अपने अनुरक्षण के लिए, अपनी रक्षा के लिए जो सारी प्रक्रियाएं करते हैं उन्हें कहते हैं जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, तो यहाँ पे मैंने उस चीज को लिख दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे लिख सकते हैं। अर्थात जैव प्रक्रम के लिए क्या करता है पौधा या फिर कोई भी जीव क्या करता है, या तो पोषण करता है या तो श्वसन करता है, यानी या तो नहीं कहने का मतलब है पोषण करता है, श्वसन करता है, उत्सर्जन करता है और निश्वसन भी करता है। ये सभी प्रक्रियाएं जीवों के लिए जरूरी है। अर्थात ये जैव प्रक्रम का परिभाषा, इसे आप दे सकते हो। जैव प्रक्रम के बाद देखते हैं पोषण। पोषण क्या है, पोषण क्या है, यानी जीव, ध्यान से जीव अपने वृद्धि के लिए, यानी जीव जब अपने वृद्धि के लिए या विकास के लिए जो क्रिया करते हैं, जो क्रियाएं करते हैं उन्हीं को बोला जाता है पोषण। उन्हें क्या बोलते हैं, पोषण। यानी जीव जब अपने वृद्धि के लिए, विकास के लिए जो क्रिया करते हैं, यानी खाने का काम हुआ या फिर पीने का काम हुआ या फिर सांस लेना, ये सभी क्रियाएं हैं जीवों के लिए, तो उन्हें कहते हैं पोषण। अब पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो पोषण 2 प्रकार के होते हैं मेरे दोस्त। पोषण कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार के होते हैं। पोषण कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। तो पोषण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वपोषण, स्वपोषण, और दूसरा होता है परपोषण। हालांकि परपोषण नहीं लिखेंगे यहाँ पे, विषम पोषी बोलेंगे, विषम पोषण, अर्थात विषम पोषण। इसका एक और नाम परपोषण, परपोषण, परपोषण। ध्यान से मेरे दोस्त, परपोषण कभी परीक्षा में पूछा नहीं जाएगा। आपको 10th क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपको जब भी पूछा जाएगा तब विषम पोषण पूछा जाएगा, परपोषण नहीं पूछा जाता है। इस बात को हमेशा गठरी बांध लीजिएगा और पूरे ध्यान से देखिएगा। स्वपोषण किसे कहते हैं, स्वपोषण अर्थात वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेता हो, वैसा जीव जो अपना भोजन क्या बनाता है, स्वयं बनाता है, तो उसे कहते हैं स्वपोषण। स्वपोषण किसे कहते हैं, जब जीव अपना भोजन स्वयं बना ले उसे कहते हैं स्वपोषण। जब जीव किसी दूसरे पर निर्भर होकर, यहाँ के देखा जाए तो इसमें जीव किस पर निर्भर करता है, तो अपने पर, अपने से भोजन बनाता है, अपने से भोजन बना ले। जो अपने से भोजन बना लेता है उसे कहते हैं स्वपोषण। जैसे पेड़ पौधे, जैसे क्या होंगे मेरे दोस्त, पेड़ पौधे, ये एक ही जगह पे रुक के अपना भोजन आसानी से बना लेता है। अर्थात स्वपोषण जब कहा जाएगा तो आप आराम से कह सकते हो या फिर आसानी से बोल सकते हो कि जब जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है उसी को बोलते हैं स्वपोषण। जैसे पेड़ पौधे। विषम पोषण ये कहता है अपने पर, अपने आप या स्वयं भोजन नहीं बनाता है, ये स्वयं भोजन नहीं बनाते हैं, स्वयं भोजन न बना पाए। अर्थात स्वयं भोजन बनाने का मतलब क्या हुआ, स्वयं भोजन न बनाने का मतलब क्या हुआ मेरे दोस्त, ध्यान समझिए। हम इंसान हैं, यहाँ पर एक जगह रह के अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। बनाने का मतलब हुआ कि हम यहीं पे रहे या फिर जहाँ जन्म लिया गया वहीं पर स्थिरता पूर्वक वहीं से अपना वृद्धि कर रहा है, वहीं पे एकदम स्थिर है, अपना शरीर का विकास कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, उसी को बोला जाता है स्वपोषण, जो स्थिर रहे। हम लोग के लिए भोजन चाहिए, पेड़ पौधा को चाहिए, पेड़ पौधा से चाहिए भोजन, यानी कि उसका फल हुआ, चाहे जूस हुआ या फिर उसका फूल हुआ, हम लोग वो सब खा के अपना जिंदगी को निर्वाह कर लेते हैं। या फिर मांस मछली, हम दूसरे जीव को लेके हम अपना भोजन करते हैं। या फिर कोई मान लीजिए कुत्ता ही है, विषम पोषी है कि स्वपोषी है, कुत्ता भी दूसरा ऊपर वो अपना निर्भर करता है, किसी जीव को मार के खाता है या फिर रोटी खा लेता है तो दूसरे पर निर्भर करता है, वो अपना भोजन नहीं बनाता है स्वयं एक जगह रही, या फिर हम लोग भी नहीं बनाते हैं। जबकि पेड़ पौधा एक ही जगह पे रुक करके, एक ही जगह पर रह के अपना भोजन आसानी से क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं, तो वह हुए विषम पोषण।
एक हुआ स्वपोषण, स्वपोषण समझ गए, और विषम पोषण समझ। विषम पोषण को 3 भागों में बांटा। कितने भागों में मेरे दोस्त? 3 भागों में बांटा गया। याद ही देखते हैं, आइए देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त। ये विषम पोषण को एक और नाम मैंने लिखा भी था, परपोषण। परपोषण, विषम पोषण कितने प्रकार के होते हैं? चाहे परपोषण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक होता है परजीवी, दूसरा होता है मृतजीव, तीसरा होता है प्राणी समपोषण। एक होता है परजीवी, मृतजीवी, प्राणी समपोषण। आपको याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ठीक ना। विषम पोषी जीव निम्नलिखित में कौन है? आराम से भली भांति देखिएगा, आपको समझ में आ जाएंगे। परजीवी का मतलब होता है वैसे जीव जो दूसरे जीव पर निर्भर होकर अपना भोजन क्या कर लेते हैं? बना लेते हैं। परजीवी किस पर भोजन बनाता है? दूसरे जीव पर रहकर अपना भोजन बना। जैसे आपके माथा में जू है ना, वो क्या है? परजीवी है। जैसे अमरलता का पेड़ देखे होंगे, चाहे अमरबेल का पेड़, अमरलता वो गाँव में बोला जाता है, तो देखिएगा झरकट के पेड़ पर रहता है और उसका ही भोजन बनाया हुआ अपना ग्रहण कर लेता है, उसे बोलते हैं परजीवी। परजीवी किसे बोलते हैं? यानी दूसरा पर निर्भर होकर अपना भोजन बना लेता है, उसे कहते हैं परजीवी। दूसरा चीज है मृतजीवी। मृतजीव किसे कहते हैं? जो मारा हुआ चीज को खाए, मॉडल चीज को खाता है, यानी मारा हुआ चीज को खाए, मारा हुआ चीज को खा जाए, उसे कहते हैं मृतजीवी। जैसे कवक। कवक देखे हैं लोग, कवक गोबर छाता, गोबर के पास उजर जो छाता टाइप का ना होता है, वही गोबर छाता होता है। या फिर पेड़ पौधा में देखिएगा कई दिन का मरा हुआ चीज रहता है, तो उस पर भी वो खा के क्या होता है? उग जाता है। या फिर अधिकांशतः चीज कीड़े मकोड़े देखिएगा को, कीड़ा मकोड़ा क्या चीज? मरा हुआ चीज को अधिकांशतः खा लेता है, लेकिन ज्यादा करके कवक हुआ, शैवाल हुआ। शैवाल देखे हैं लोग? शैवाल जैसे काई बोला जाता है, कल के पास जाइएगा ना, तो वहाँ काई रहता है, उसी को बोला जाता है शैवाल। ठीक, तो मरा हुआ चीज को खाता है, उसे मृत जीव कहते हैं। ठीक। अब प्राणी संपोषण का मतलब वह जब जीव अपना भोजन किसके रूप में करता है? ठोस तथा द्रव के रूप में ग्रहण करता है। जब जीव अपना भोजन ठोस या द्रव के रूप में भोजन को ग्रहण करता है, उसी को बोलते हैं प्राणी समपोषण। जैसे हम मनुष्य हैं, हम लोग रोटी खाते हैं, ठोस खाते हैं कि ना? पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, ये द्रव पीते हैं, द्रव के रूप में पीते हैं। रोटी ये ठोस हुआ। बिस्किट खाते हैं या फिर कोई और चीज खाते हैं तो ठोस खाते हैं, ठोस और द्रव के रूप में। जैसे मानव, जानवर, ठीक ना। परजीवी में क्या होगा? तो जू। परजीवी में क्या होगा? जू। चाहे अमरबेल। आपसे पूछा जा सकता है मेरे दोस्त कि अमरबेल किस प्रकार का पोषण करते हैं? यानी परजीवी के रूप में पोषण करता है, परजीवी है या मृतजीवी है या प्राणी संपोषण है? तो अमरबेल पूर्ण रूपेण दूसरे जीव पर डिपेंड रहता है, इसे बोलते हैं परजीवी। ठीक है ना। आगे चलते हैं मेरे दोस्त, आइए देखते हैं दोस्तों, पौधों में पोषण किस प्रकार का होता है, जंतुओं में पोषण किस प्रकार का होता है। तो पहले पौधे वाला पोषण समझते हैं। पौधों में पोषण 2 प्रकार से होते हैं। पौधों में पोषण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होता है मेरे दोस्त परजीवी, ठीक ना। एक होता है मृतजीवी। ध्यान समझिएगा। परजीवी का मतलब अभी भी समझे हैं, जाने हैं। जब जीव दूसरे जीव पर निर्भर होकर अपना भोजन बना लेता है, उसे कहते हैं परजीवी। जब जीव दूसरा पर निर्भर होकर अपना भोजन बनाता है, उसे परजीवी। जैसे अमरबेल कैसा होता है? वो परजीवी होता है। मृतजीवी यानी जो मरा हुआ चीज को खाता है, उसे मृतजीव कहते हैं। जैसे आप यहाँ देख लीजिए, जब कवक, शैवाल, ये सब क्या है? मरा हुआ चीज को अपना भोजन करके खाते हैं। तब पौधों में पोषण होता है। और ये भी बात समझिएगा, पौधा में ही ना प्रकाश संश्लेषण होता है। तब पौधे में अधिकांशतः, आप ध्यान से समझिए, पौधे में प्रकाश संश्लेषण भी होता है। तब पौधे के बारे में समझ रहे हैं, तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण भी समझते हैं। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण।
इंग्लिश बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ध्यान से समझिएगा फोटोसिंथेसिस क्या है मेरे दोस्त। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है प्रकाश संश्लेषण का मतलब होता है जब पेड़ पौधे दिन में, ध्यान समझिए, दिन में, पेड़ पौधे कब, दिन के समय में, हालांकि कोई कोई पेड़ पौधा है रात में भी अपना भोजन बनाता है, लेकिन अधिकांशतः पौधे क्या होते हैं, दिन में ही अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ध्यान समझिएगा। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, दिन के समय में पेड़ पौधे क्या करते हैं, किस समय में, दिन के समय में, दिन के समय पेड़ पौधे पर्यावरण से CO2 ले लेते हैं। पर्यावरण से क्या लेते हैं, CO2 ले लेते हैं। जमीन से क्या लेते हैं, लवण और जल ले लेते हैं, ठीक ना। दिन के समय में पर्यावरण से क्या लेते हैं, CO2, और जमीन से क्या लेते हैं, खनिज लवण, ठीक, एवं जल। और चौथा चीज क्या करते हैं, अपना पत्ता के पास क्लोरोफिल में भोजन बना लेते हैं। क्लोरोफिल में अपना भोजन बना लेते हैं, जिन्हें प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। या फिर छोटा इसका परिभाषा लिख सकते हैं, दिन के समय में सूर्य की रोशनी में पौधे अपना भोजन बनाते हैं, जिन्हें प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। या फिर प्रकाश की उपस्थिति के कारण पेड़ पौधे अपना भोजन बना लेते हैं, जिन्हें प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। लेकिन ये जो परिभाषा आप लिख दीजिएगा इसे सजा करके, तो आपको 1 नंबर भी नहीं कटेगा। ध्यान समझिए, दिन के समय में पेड़ पौधे पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, जमीन से खनिज लवण तथा जल, और क्या करते हैं, अपने पत्तियों में क्लोरोफिल उपस्थित रहता है, जहाँ पे अपना भोजन क्या करते हैं, बना लेते हैं, जिन्हें प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी जरूरी है। सबसे बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि याद रखिएगा, एक बार पूछ दिया था परीक्षा में, पेड़ पौधे अपना भोजन कब नहीं बनाते हैं। ध्यान समझिए, पेड़ पौधे अपना भोजन कब नहीं बनाते हैं। ऑप्शन ए दे रखा था दिन में, ऑप्शन बी दे रखा था सुबह में, ऑप्शन सी दे रखा था दोपहर में, ऑप्शन डी दे रखा था रात में। तो आप बताइए किस में नहीं भोजन बनाएगा, तो रात में अपना पेड़ पौधा भोजन नहीं बनाता है। यह भी जरूरी चीज है। पेड़ पौधे के लिए ध्यान समझिए क्या वो पूछा जाता है, पेड़ पौधे के लिए कितने पोषक पदार्थ की जरूरत होता है मेरे दोस्त, तो 4। कितने पोषक पदार्थ की जरूरत होता है, तो 4। ये तो पूछ ही दिया था, पेड़ पौधे के लिए कितने पोषक पदार्थ की जरूरत, तो 4। क्या क्या, तो सूर्य 1 नंबर, सूर्य। दूसरा क्या मेरे दोस्त, तो 2 नंबर में कार्बन डाइऑक्साइड, पर्यावरण से ले लेता है। 1 नंबर में सूर्य, ध्यान समझिए, 1 नंबर में सूर्य, 2 नंबर में पर्यावरण से CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। 3 नंबर से क्या ले लेते हैं, 3 नंबर से मेरे दोस्त, तो 3 नंबर से ले लेता है, 3 नंबर क्या है, खनिज लवण एवं जल। 3 नंबर से लेता नहीं, 3 नंबर से खनिज लवण एवं जल। और चौथा क्या चीज है, 4 नंबर क्या है मेरे दोस्त, तो 4 नंबर में पौधा अपना पेड़ पत्तियों के पास क्लोरोफिल रहता है, जहाँ पे अपना भोजन क्या कर लेता है, बना लेता है। तो ध्यान समझिए, 1 नंबर नीचे से चलते हैं, चाहे ऊपर से चलिए। दिन के समय में सूर्य, उसका पर्यावरण से क्या लेता है, CO2, नीचे से खनिज से, जमीन से क्या लेता है, खनिज लवण एवं जल, और चौथा क्या लेता है, अपना पौधा के पास भोजन बना लेता है। तो यह भी पूछ दिया था कि पेड़ पौधे के लिए कितने कच्चे पदार्थ की आवश्यकता होता है। अब लड़का चारों खाने चीत, अब बताए का सर जी पढ़े भी नहीं किए थे, क्या पूछ दिया भाई, क्या पूछ दिया, ये तो हम जानबे नहीं करते हैं, तो कैसे होगा भाई। तो कच्चा पदार्थ भी बोला जाता है, कच्चा माल कितना चाहिए पेड़ पौधे के लिए, तो 4। तो यही चाहिए। दिन में के समय में क्या चाहिए, सूर्य का रोशनी। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा खनिज लवण एवं जल, तथा चौथा क्लोरोफिल। एक और इम्पोर्टेंट बातें समझ लिया जाए यहीं पे, पेड़ पौधे में पत्ता हरा क्यों होता है, पत्ता का रंग हरा क्यों होता है। तो पेड़ पौधे को पत्ता का रंग हरा किसके कारण होता है, तो इसके कारण, क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण। इस बात को समझिए। यह भी एक सवाल घुमा के दे देता है, यह 10वीं क्लास के लिए नहीं है, अदर क्लास के लिए जो कंपटीशन का बच्चा तैयारी करते उसमें पूछ दिया था कि पेड़ पौधा का पत्ता पीला काहे होता है, पेड़ पौधा का पत्ता पीला काहे होता है, पीला काहे क्यों होता है। तो पीला क्यों होता है, तो कैरोटीन के कारण, कैरोटीन
कैरोटीन के कारण। किसके कारण मेरे दोस्त? कैरोटीन के कारण। ध्यान समझिएगा। यह भी पूछा जा सकता है कि भिन्न भिन्न प्रकार के, जैसे लाल गुलाब होते हैं, सफेद होते हैं, नीला, अनेकों प्रकार के रंग होते हैं फूलों का, बहुत ज्यादा भिन्न भिन्न प्रकार के रंग होते हैं। अब पूछ दिया था गुलाब का रंग लाल क्यों होता है, तो इसी के कारण होता है मेरे दोस्त, कैरोटीन के कारण। किसके कारण? कैरोटीन के कारण। आते हैं, अब देखते हैं पौधे में पोषण हो गया, अब देखते हैं जीवों में पोषण कैसे होता है। आइए दोस्तों देखते हैं, हमने जीव के बारे में बोल दिया था, जंतु के बारे में बताना था। जंतुओं में पोषण, अमीबा के बारे में समझते हैं। एक अमीबा कितने प्रकार से ग्रहण करता है? तो 3 प्रकार के। एक होता है अंतर्ग्रहण, एक होता है अवशोषण और तीसरा होता है बहिर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण, अवशोषण, बहिर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण, अवशोषण तथा बहिर्ग्रहण। अवशोषण को पाचन भी बोला जाता है। अमीबा जब किसी अपने भोजन को अपना देखता है तो अपने आकार अमीबा का कैसा खींच दीजिए, आकार बन ही जाता है। ये अमीबा का यहाँ भोजन है। तब भोजन जब करने के लिए जाता है दूसरा स्ट्रक्चर अंतर्ग्रहण के रूप में, तो ये जो आपका भोजन अपना इकट्ठा जिस तरीके से अपने भोजन को खींचने के क्रम में रहता है, तो इसे बोलते हैं, इसे खींचना चाहता है, इसे बोलते हैं कूटपाद। कूटपाद। पूछ दिया था कि अमीबा अपना भोजन किसके माध्यम से बनाता है, तो किसके माध्यम से बनाता है? तो कूटपाद के माध्यम से। किसके माध्यम से बनाता है? कूटपाद के माध्यम से। जिस तरीके से पैरामीशियम किसके माध्यम से बनता है? तो सीलिया के माध्यम से, ठीक ना। अमीबा किसके द्वारा भोजन बनाता है? तो कूटपाद के माध्यम से। पैरामीशियम किसके द्वारा बनाता है? तो सीलिया के माध्यम से। तो आप अपने कॉपी में आराम से वीडियो को 2 बार 3 बार देख के आराम से लिख लीजिएगा तो बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक ना। उसके बाद भोजन जब करने के बाद वो फिर उसको निकाल देता है, इसे बोलते हैं बहिर्ग्रहण। ध्यान समझिए, ये अंतर्ग्रहण है, ठीक, ये अवशोषण है, ये बाह्यग्रहण। जब भोजन करने के बाद उसे क्या करता है? निकाल देता है, जिसे बोलते हैं बहिर्ग्रहण। तो आपको इतनी बातें समझ। अब मनुष्य के बारे में समझते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं मानव के आहार नाल के बारे में। मानव के आहार नाल के बारे में ध्यान समझिए। मानव के आहार नाल कहाँ शुरू होते? तो मुख से। यह भी प्रश्न पूछा दिया था कि मनुष्य का भोजन पचना शुरू कहाँ से होता है, तो मनुष्य का भोजन जो पचता है मुख से होता है, माने मुंह से। सबसे पहले किससे स्टार्ट होता है? मुंह से स्टार्ट होते हुए मुंह में पहले तो लार पाया जाता है। लार का अम्लीय होता है, याद रखिएगा। लार कैसा होता है? अम्लीय, अम्ल पाया जाता है, खाटा लगता है। तो लार पूछा जाता है, अम्लीय है। लार में भोजन, जितना भोजन को चबाइएगा ना, जितना भोजन को चबाइएगा, ध्यान समझिए, जब रोटी तोड़ते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। जब वही हम लोग चबाने लगते हैं तो उसे मंड या स्टार्च बोलेगा। क्या बोलते हैं? जब लार से लपेटा जाता है ना, खूब सौना जाता है, बढ़िया से सौना जाएगा ना, तो इसे बोलते हैं स्टार्च या फिर मंड बोलते हैं, ठीक ना। तब भोजन जब लार से लपेटा जाता है, यानी भोजन कहाँ से पचना शुरू होता है? आपके जबान से, ठीक। तो जबान से शुरू होता है, तो यानी कि आहार नाल के बारे में बता रहे हैं। तो आहार नाल, पहला चीज हुआ आहार नाल। आहार नाल के से ये इसी से बोलते हैं आहार नाल, यानी कि सारे इस सम्मिलित रूप को बोला जाता है आहार नाल, ठीक ना। आहार नाल के अंदर ही पहला चीज है मुख, यानी मुंह। ध्यान समझिएगा, मुंह के बारे में समझाता। मुंह तो पहले चीज है 2 जबड़े। मुंह में कितने जबड़े होते हैं? 2 जबड़े, एक ऊपर एक नीचा, यानी 2 जबड़ा होता है। और दोनों जबड़ा में क्या लगा रहता है? दांतवा लगा रहता है, दांत लगा रहता है, ठीक। और दांत कितना होता है मेरे भाई लोग? तो 32 होते हैं। कितने दांत होते हैं? 32। तो 32 को में याद कीजिए, दूधा के दांत भी होता है। दूधवा के दांत 20 गो टूटता है। कितना गो? 20 गो टूट जाता है। दूधा के दांत क्या टूटता है? 20 गो। अगर आपसे कोई पूछ दे कि आपके जीवन काल में, मनुष्य के जीवन काल में पूरे कुल कितने दांत निकलते हैं, तो बताइए भाई, वो क्या बताइएगा आप? 32 बताइएगा कि 30 बताइएगा कि 16 बताइएगा कि 52 बताइएगा? तो ध्यान से देखो भाई रे भाई, कि पहले तो 32 पूरा टोटल दांत जब आप होइएगा 26-28 वर्ष के बाद, तो उस समय पूरा दांतों में कितना? 32 दांत हो जाते हैं। अभी आपको 32 दांत होंगे नहीं, खूब होंगे तो 28 या 26 होंगे, ठीक ना। उतना 32 दांत होगा नहीं, ये अर्थात 32 उस समय हो जाते हैं। अब 20 गो तो टूट गया। जो टूटता दांत है ऊपर क्या बोलते हैं? दूधा के दांत। तब 32 वो और 20 पहले टूटा, कुल कितने दांत निकलते हैं? 52। लेकिन आपसे पूछा जाए कि मनुष्य के मुंह में कितना दांत होते हैं, तो खाली बताइएगा 32, 52 मत बताइएगा, 32 ही बताइएगा, तो न तो गलती होगा। ध्यान समझिए, मुख में कितने दांत होते हैं? तो 32, यानी 2 जबड़े होते हैं। इस जबड़वा के बीच में एक जीभ होता है, ये दिखाई दे रहा है जीभ। इस जीभ का काम क्या है? स्वाद का चखना, भोजन का निगलना, स्वाद का बता देता है। अर्थात जीभ में 4 प्रकार के स्वाद की कलियां होता है, नमकीन, खट्टा, कड़वा,
मीठा, यानी 4 प्रकार के स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। आपके जबान में कितने प्रकार की कलिकाएं होंगी, यानी जीभ में कितने प्रकार की कलिकाएं होंगी, उससे 4। और जबान केकरा को बोलते हैं, तो जीभवा को बोलते हैं भैया, जीभ को बोलते हैं, ठीक ना। तो जीभ को बोलते हैं जबान, यानी कहता है ना कौन कहता है ससुर की जबानें खींच लेंगे, ठीक ना। तो वो बोलता है कि जबान खींचने के लिए यानी जीभवे काट लेंगे, बात समझ में आया ना। तब मुख में जबान यानी जीभ होते हैं और 32 दांत होते हैं, यानी 20 स्वतः टूट के जम जाते हैं, जिससे 20 जो दांत टूटता है जो निकलता है उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं दूध का दांत, ठीक ना। तो याद रखिएगा। अब ये 4 प्रकार के दांत होते हैं, कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। एक होता है कृंतक, रदनक, चवर्णक, अग्रचवर्णक, इसे बोलते हैं इंसीजर, केनाइन, मोलर, प्रीमोलर। इंसीजर, केनाइन, मोलर, प्रीमोलर। तो ध्यान से मोलर होता है 8 गो, कितना होता है 8 गो, सबसे पीछा हुआ। प्रीमोलर ओकर आगा हुआ, ठीक ना। प्रीमोलर कितना उसके आगा हुआ। इंसीजर ई चीरने फाड़ने वाला, ई चीरने वाला, ई वाला दांत को बोलते हैं इंसीजर। आ केनाइन केकरा को बोलते हैं, एकरा को केनाइन इसी को बोलते हैं, ठीक ना। तो केनाइन, ठीक। तो हम अग्रचवर्णक, चवर्णक, रदनक और कृंतक आप समझ गए। तो कितने प्रकार के दांत होते हैं, 4 प्रकार के। हिंदी में ही लिख देते हैं रदनक, रदनक, कृंतक, कृंतक, चवर्णक, अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक, ठीक लिख देते हैं। आगे इसका नाम भी लिख देते हैं। ध्यान से देखिए दोस्त, इसके बारे में अच्छा से लिख दे। कृंतक, कृंतक माने ई दोनों को बोलते हैं कृंतक। ई दोनों क्या है, कृंतक, ध्यान से दांतों से काटते हैं रोटियां, इसे बोलते हैं कृंतक। इन सीजर बोले जाते हैं। इन कितना है 2, यानी 2 ऊपर व 2 नीचे वा, याद रखिएगा 4 होते हैं। रदनक इसे बोलते हैं केनाइन, ठीक, ये कितना होता है 1, ठीक। अग्रचवर्णक जिसे बोलते हैं अग्रचवर्णक, इस जिसे प्री मोलर बोला जाता है, कितने होते हैं 2। और एक होते हैं चवर्णक जिसे मोलर बोलते हैं, यानी कि ये होते हैं 3। ये सभी जोड़िएगा ना, ये सभी जोड़िएगा तो टोटल कितने हुए 8, कितने हुए 8। ध्यान से किकरा कहाँ से कहाँ तक बोलते हैं, ध्यान से आधा के बोलते हैं, आधा को यहाँ से यहाँ तक इसे बोलते हैं ई दो। यहाँ से देखिए मिड पॉइंट है, यहाँ देखिए दांता का है ई मिड है, यहाँ से देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है ना, ये आधा, इसे बोलते हैं 2। देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक 2, यानी कृंतक है इंसीजर, यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक 2 और एक चीरने वाला है जिसे इंसीजर बोलते हैं, सॉरी केनाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केनाइन, ये वाला केनाइन है। यहाँ से यहाँ तक बोलते हैं चवर्णक, यहाँ से यहाँ तक कहते हैं चवर्णक, कितने हैं 2। उसके बाद कितना है 3 गो, ठीक है। मेरा 32 दांत है, ठीक, आपका नहीं होगा। तो याद रखिएगा आधा बोलते हैं इधर से आधा, ठीक ना, यहाँ से यहाँ तक बोलते हैं इंसीजर, आई यानी 21 23 के क्रम में रहता है, 21 23। ध्यान से देखिए यहाँ से यहाँ तक 2 और एक अकेला ही चीरने वाला है, एक हुआ, या फिर यहाँ से 2 और फिर अंदर 3, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 8 हुए। फिर यहाँ से यहाँ तक गिनेंगे तो 8, 8 और 8 16 और नीचे हूँ तो उसने भगवान बनेले हैं, यानी कि 32 दांत हो गए। कितना दांत हो गए, 32 हुए। 21 23 याद रखिएगा, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक ना। आगे आगे ध्यान से, अब जब भोजनवा अंदर चिबा लिए खूब बढ़िया से, तो ग्रसनी है भाई, वही ग्रसनी है, और यहीं से ग्रसनिया से जाता है भोजन, एक श्वास नली बन जाता है, ठीक ना। एक भोजन जाने वाला श्वास नली से जिसे हवा जाता है, एक भोजन जाने वाला होता है। तो ग्रसनी के माध्यम से भोजन आगे की ओर निकलता है, ठीक। तो भोजन कहाँ जाएगा, आहार नाल में, और भोजन जाता है श्वास वाला में नहीं जाता है। श्वास ग्रसनी 2 भागों में, एक भोजन वाला नली होता है, एक श्वास वाला हवा लेने देने वाला, ठीक। तो हम बताएंगे अगले वीडियो में कभी। एक होता है आमाशय, आमाशय, भोजन ग्रासनी के माध्यम से कहाँ जाता है, आमाशय में, कहाँ जाता है, आमाशय में। तो भोजन कम से कम आमाशय में 4 घंटा रहता है, अब भोजन वहीं पे पचता है, वहां भी पचना शुरू, यहाँ से भी पचा या अब रास्ते में भी पचा, और आमाशय में गया 4 घंटा बेचारा, और जो भोजन अब पच जाता है बोलते हैं काइम। क्या बोलते हैं, काइम, ठीक। आमाशय में घाव भी होता है, आमाशय में कभी कभी घाव बोलते हैं, जिसे अल्सर, अल्सर रोग बोला जाता है। आमाशय के बाद जाता है आंत में, कहा जाता है आंत। आंत 2 भागों में, कौन भाग में, 2 भागों में, एक होता है छोटी आंत, एक होता है बड़ी आंत। कितने भागों में, 2, एक होता है छोटी आंत, एक होता है बड़ी आंत, बड़ी आंत। तो पूछा जाए कि भोजन का पूर्ण पाचन, पूरा पचाने का काम, पूर्ण पाचन कौन करता है, सूख लेता है, पूरा पचाता कौन है,
तो छोटी आंत, कौन पचाता है? छोटी आंत। पूर्ण पाचन भोजन का होता है छोटी आंत में, लेकिन बड़ी आंत क्या करता है? बड़ी आंत जितना जल होता है, जितना पानी होता है, उसको खींच लेता है, यानी जिसमें जल को पचाने का काम होता है, जल को पचाने का काम होता है, जल को पचाने का काम होता है। ध्यान से, पूर्ण पाचन कहाँ से होता है? छोटी आंत में। अब भोजन पचना शुरू कहाँ से होता है? तो मुंह से। भोजन पचना शुरू हुआ मुंह से, अब पूर्ण पाचन छोटी आंत में। अब पानी को कौन पचाने का काम करता है? अवशोषण कर लेता है, तो बड़ी आंत। उसके बाद आपका भोजन नली के माध्यम से बाहर निकल जाता है। इसी के साथ इस पाठ का एंड होता है। जय हिंद साथियों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।